गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय की नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जैसा कि अपन ने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 11 के बारे में, किरण प्रकाशिकी के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। अपन ने देखा था किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले अपन ने प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लास्ट में अपन ने डिस्कशन किया था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। आज इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन का सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ होता है फैलना, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना। देखिए प्रकाश के फैलने से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के फैलने का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स जो है, कोई भी मान लेते हैं कोई भी आपका स्रोत है जिससे क्या होता है कि प्रकाश आता है, और मान लेते हैं जितना प्रकाश किसी स्रोत से आता है उसका क्षेत्रफल है, उसकी तुलना में ज़्यादा यदि प्रकाश फैल जाए तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर प्रकाश का जो फैलना है उसको शामिल किया गया है। इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है टिंडन प्रभाव। इसमें जिस चीज़ के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं वो क्या आता है, टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव की यदि मैं डिस्कशन करूं तो जो टिंडन प्रभाव है, टिंडन प्रभाव का अपन अध्ययन करने के लिए मान लेते हैं कोई एक बंद कमरा है। मान लीजिए ये कोई आपका बंद कमरा है जो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। जैसे ही प्रकाश इस बंद कमरे में, ये कोई छिद्र है, इससे प्रवेश करता है, जैसे ही प्रवेश करेगा यहाँ पर, तो प्रवेश करने के पश्चात जितना इस कमरे के अंदर आपका जो ये छिद्र था उसकी तुलना में क्या होता है, प्रकाश यदि ज़्यादा फैल जाए तो उसे ही प्रकाश का टिंडन प्रभाव कहा जाता है, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रकाश का ज़्यादा जो फैलना है, किसी भी यदि छिद्र से प्रकाश एंट्री करता है, एंट्री करने के पश्चात प्रकाश का उसके क्षेत्रफल की तुलना में ज़्यादा फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन जो है उसके लिए अलग अलग श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसा कि अपन ने कल इंद्रधनुष के निर्माण के अंदर देखा था, वो 7 रंग कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वो उन 7 रंगों में विभक्त होता है। इनका क्रम जो है वो होता है विबगेओर। 7 रंगों में जो श्वेत प्रकाश फैलता है उनका ये क्रम होता है। देखिए वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या होता है, रेड होता है। इनका जो मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। ये इनका कभी भी श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से जब गुजारा जाता है, ये मान लीजिए आपकी कोई प्रिज्म है, इससे अपन श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो ये जो 7 रंगों में जिनमें विभक्त होता है उनका ये क्रम होता है विबगेओर। इनको याद रखने का एक तरीका होता है विबगेओर। इनके अंदर यदि अपन बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा इनको अपन दो तरीके से डिफाइन करते हैं, तरंग धैर्य के आधार पर। एक तो किसके आधार पर, तरंग धैर्य के आधार पर, और प्रकीर्णन के आधार पर। प्रकीर्णन के आधार पर तो देखिए तरंग धैर्य को अपन लैम्डा से लिखते हैं। तरंग धैर्य को किससे लिखते हैं अपन, लैम्डा से लिखते हैं। देखिए जो दृश्य तरंग होती हैं, 2 दृश्य तरंगें होती हैं, उनके जो आवृत्ति होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लगभग 7600 एंगस्ट्रॉन्ग के मध्य होती है, जिनको अपन आसानी से देख सकते हैं। और ये किनके अंदर शामिल की जाती हैं, इनको दृश्य तरंगों के अंदर शामिल किया जाता है। और ये दृश्य तरंगों के साथ इन्हीं को प्रकाश के नाम से भी जानते हैं अपन। तो देखिए जिसकी तरंग धैर्य, इसको समझेंगे अपन। जैसे लाल रंग का अपन उदाहरण लेते हैं। लाल रंग जो है उसकी क्या होती है, तरंग धैर्य जो है, लाल रंग की जो तरंग धैर्य है
वो सर्वाधिक होती है, इस कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। क्या होता है भाई, तरंगदैर्घ्य क्या होती है लाल रंग की, सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इस कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। कहने का मतलब प्रकीर्णन से मतलब क्या है, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। क्या होता है, प्रकाश का फैलना। तो क्या होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी ना, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। मतलब कि प्रकाश लाल रंग जो है इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है ना। तो देखिए इसका इनका क्रम जो होगा ये क्या होगा, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। किसका बढ़ता हुआ क्रम है, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। यदि मैं बात करूं तरंगदैर्घ्य ने सबसे ज्यादा किसकी है, लाल रंग की, तो देखिए ये नहीं है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा इसकी आ रही है, इससे कम इसकी है, इससे कम है, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इस प्रकार से अपना आता जाता है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, लाल रंग की होगी, इस कारण उसका प्रकीर्णन या वो सबसे कम फैलता है। यही कारण है, देखिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, यही कारण है कि खतरे के जो निशान हैं, खतरे के निशान हैं जो किनके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग की क्या होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का क्या मतलब हुआ भाई, फैलना। क्या होगा, प्रकीर्णन का मतलब फैलना। कहने का मतलब ये हुआ कि लाल रंग जो है वो सबसे कम फैलता है, सबसे कम फैलता है। इसी कारण जैसे अपन ये कोई जगह है, मान लीजिए ये कोई खतरे की जगह है, तो अपन इस प्रकार से देखे होंगे आपने, कई डायग्राम्स बने हुए होते हैं और वहाँ पर ऐसे डेंजर लिखा हुआ होता है, क्योंकि खतरे के निशान यदि लाल रंग के बना दिए जाएंगे, जैसे खतरे के निशान लाल रंग के बना दिए जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि लाल रंग क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, फैलता सबसे कम है लाल रंग, इसलिए खतरे के निशान किसके बनाए जाते हैं भाई, लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि अपने को दूर से ही वो दिख जाए और अपन इस बात का अनुमान लगा सके। दूसरी बात, यदि आपने देखा होगा कि एक और इसका यदि एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे तो अपना एग्जाम्पल आता है, आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग क्या है, नीला दिखाई देता है। क्यों भाई, नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि आपका जो क्रम है वो होता है विभज्य और ये होता है क्रम, ये होता है। तो देखिए आप जो तरंगदैर्घ्य है क्या होगी, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य कितनी थी अपनी, सबसे ज्यादा थी। ऊपर जैसे इधर जाएंगे तो सबसे कम किसकी होगी, वॉयलेट की, इंडिगो की। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य भी बहुत कम होती है। बैंगनी रंग की सबसे कम, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर क्या आता है ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। तो नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत कम होती है। इस कारण क्या होगा, इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा भाई, सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी भाई, तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, उसका प्रकीर्णन क्या होगा भाई, प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम। और जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी भाई, कम होगी, उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा भाई, उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो भाई तरंगदैर्घ्य ब्लू रंग की कम है तो उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा भाई, सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य कम है। इसके कारण उसका प्रकीर्णन क्या होता है भाई, अधिक हो जाता है और अपने को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इनसे संबंधित कुछ बातें थी जो कि आपके सिलेबस में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनमें लगभग कई चीजें आपके सिलेबस में से हट चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप जो अपन चीजें पढ़ेंगे उनके अपन अध्ययन नहीं कर पाते यदि अपने को इस बात का पता नहीं होता। देखो ये अपन ने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन
और प्रकाश का प्रकीर्णन, किस प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि भाई दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि दर्पण वो होता है जिसके एक भाग पर यदि अपन परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, कोई भी कांच की पट्टिका ले, मान लेते हैं ये कोई कांच की पट्टिका है और यदि इसके एक भाग पर मैं परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दूं तो जो भाग प्राप्त होता है, जो अपने को वस्तु प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण कहा जाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इन उत्तल और अवतल दर्पण जो है ये एक दर्पण के भाग हैं जो किस में शामिल किए जाते हैं, गोलीय दर्पण में शामिल किए जाते हैं, गोलीय दर्पण में शामिल किए जाते हैं। लेकिन यदि आपको दर्पण के प्रकार पूछे तो आपको ये प्रकार नहीं लिखने हैं, अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। ये किसके प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के भाग हैं। और गोल इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार जो हैं वो हैं, पहला है समतल दर्पण और दूसरा क्या है भाई, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। यदि आपसे दर्पण के प्रकार पूछे तो दो प्रकार लिखने हैं। कभी भी आपको यह गलती नहीं करनी है कि दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। यदि पहले दर्पण की बात करें अपन समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण जो है, सबसे पहले अपन बात करेंगे समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या होता है कि कोई भी एक कांच की पट्टिका हो, यदि ये कोई कांच की पट्टिका है और कांच की पट्टिका के एक भाग के ऊपर यदि मैं परावर्तक पदार्थ की, समतल कांच की पट्टिका लें, कोई भी एक समतल कांच की पट्टिका है और उसके एक भाग पर यदि अपन परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो जो दर्पण अपने को प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। यदि समतल कांच की पट्टिका के ऊपर अपन परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करें तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। और यदि दूसरा जो प्रकार है आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, कोई भी भाई अपन कांच की पट्टिका, इस प्रकार की कांच की पट्टिका का चयन करें जो एक गोल आकार में हो, गोल आकार की कांच की पट्टिका का चयन करें और उसके एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, एक भाग के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, अपन गोलीय दर्पण बोलते हैं। कहने का मतलब दर्पण में क्या होता है कि कांच की कोई भी एक पट्टिका होती है जिसके एक भाग पर अपन परावर्तक पदार्थ की क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। वो दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसके अंदर अपन समतल कांच की पट्टिका के अंदर, समतल कांच की पट्टिका के अंदर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करें। और गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे कि किसी भी गोले के एक भाग के अंदर अपन परावर्तक पदार्थ की यदि पॉलिश करें तो उसको क्या बोलते हैं, अपन गोलीय दर्पण बोलते हैं। देखिए समतल दर्पण के अंदर जो भी अपने को चित्र बनता है, जो भी वो क्या होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। कैसा होता है भाई, सीधा बनता है इसके अंदर जो अपने को प्रतिबिंब बनता है। जो देखो एक बात है, जो समतल दर्पण जो है उसके अंदर समतल, कहने का मतलब सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि समतल दर्पण के एक भाग पर तो कौन क्या करेंगे अपन, समतल यदि कोई भाग लें और उनके अंदर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करें ना तो उसको समतल दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण यदि कोई गोले का भाग हो उसके अंदर अपन एक भाग के अंदर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब अपने जो सिलेबस में है उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करें तो देखिए सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में अपन देखते हैं। गोलीय दर्पण में क्या था, पहला देखो गोलीय दर्पण, दूसरा जो अपना प्रकार था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में के बारे में अपन ने देखा कि भाई ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। देखो अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक पदार्थ की पॉलिश अंदर की तरफ की गई हो और ये उभरा हुआ यदि भाग ये ऐसा, इस प्रकार का दर्पण को क्या बोलते हैं, अपन अवतल दर्पण बोलते हैं। और यदि इस प्रकार का दर्पण हो आपके पास में जिसका पॉलिश किया हुआ भाग बाहर की तरफ हो
तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और पॉलिश किया हुआ भाग अंदर की तरफ हो तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ओके, ये उत्तल और अवतल दर्पण है सामान्य। तो देखिए उत्तल और जो ये अवतल दर्पण है इनका कई जगह अपन उपयोग लेते हैं। जैसे पहले बात करते हैं अपन अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण, इन दोनों की सहायता से, इन दोनों का यूज कर करके अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझेंगे इन दोनों को उपयोग कर करके। और ये देखेंगे कि अपन विभिन्न वस्तुओं को दर्पण के सामने जब रखते हैं, कोई भी वस्तु है जब दर्पण के सामने अपन उन वस्तुओं को रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं, मान लेते हैं ये कोई आपका गोलीय दर्पण है, ये कोई आपका गोलीय दर्पण है, ए ओ बी मान लेते हैं इस गोलीय दर्पण को अपन। यहां पर आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, समझना, इससे संबंधित कुछ अपन परिभाषाएं देखेंगे। ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, ये कुछ गोले का एक भाग है। ये भी बोल सकते हैं अपन गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी गोले का एक भाग होता है, अर्थात इसको मैं यदि आगे बढ़ाऊंगा, देखना भाई, इसको यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो एक गोले का निर्माण होता है। तो ये किस में आएगा, आपके गोलीय दर्पण के अंदर शामिल किया जाएगा। तो इसके अंदर कुछ चीजें पढ़ेंगे अपन। तो पहला आता है इनके अंदर द्वारक, क्या आएगा, द्वारक। तो आपका जो गोलीय दर्पण है उनका ए ओ बी भाग, देखना ए ओ बी भाग क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का ए ओ बी भाग क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण जो है उनके अंदर यदि अपन बात करें तो गोलीय दर्पण का जो ये वक्र पृष्ठ होता है जहां से अपन ए ओ बी भाग की बात कर रहे हैं, यह क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर ध्रुव, क्या आता है, ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ओ। द्वारक जो है ए ओ बी, उनका मध्य बिंदु क्या है, ओ। तो द्वारक का जो मध्य बिंदु ओ है उसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुव कहा जाता है। द्वारक का मध्य बिंदु ओ जो है उनको क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। तीसरी बात, गोलीय दर्पण का एओबी भाग तो क्या कहलाएगा, द्वारक, और मध्य बिंदु ओ को क्या बोलेंगे आप भाई, ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और देखिए अभी अपन ने बात की थी कि ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, ए ओ बी भाग था ये। इसको जैसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं तो आगे बढ़ाने के बाद में गोले का निर्माण हो जाता है। जैसे आप गोले का निर्माण करेंगे तो गोले का निर्माण करने के पश्चात तो गोले का निर्माण होगा तो उसका गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। तो देखिए जो ये है गोले का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सी को बोलते हैं अपन वक्रता केंद्र। और एओबी भाग क्या था अपना, द्वारक। ओ क्या था, द्वारक का मध्य बिंदु क्या था, ध्रुव। और सी क्या है आपका, वक्रता केंद्र है। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं, सी क्या है आपका, सी क्या है आपका, वक्रता केंद्र। सी से और ओ, ध्यान दीजिएगा इधर, सी से और ओ है आपका वक्रता जो केंद्र है उससे, और ध्रुव, इन दोनों के जो मध्य की दूरी है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा जैसे अपन आगे चलते हैं, वक्रता त्रिज्या हो गई, एओबी भाग द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, और वक्रता त्रिज्या हो जाती है। और वक्रता केंद्र ये है आपका, और ये क्या है आपका, ध्रुव। इन दोनों के मध्य का जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। या अपन दूसरे तरीके से अपन बात करें तो ये इसके पश्चात अपन 5वां नंबर पर क्या आ गया आपका, फोकस बिंदु। क्या आ गया, फोकस बिंदु। इसके पश्चात फोकस बिंदु के बाद में यदि अपन आगे चलें इसके अंदर, तो देखो भाई एक फोकस बिंदु है आपका जो सी और ओ के मध्य स्थित है, और
ये आपका ऐप जो है फोकस बिंदु है, तो फोकस बिंदु से ओ क्या था, द्वारक। ऐप क्या है आपका, फोकस बिंदु, और ओ क्या है, द्वारक। क्या है, द्वारक। तो भाई फोकस बिंदु से और द्वारक इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इन दोनों के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि गोलीय दर्पण के अंदर विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स अपने को बनाने हो, किसी भी वस्तु को आपको किसी गोलीय दर्पण के सामने रखना हो और उनके प्रतिबिंब के बारे में यदि अपन देखें कि उनका डायग्राम्स कहाँ पर बनेगा, उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उनके लिए अपने को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले थी द्वारक। क्या होता था द्वारक, दोबारा से देख लीजिए, गोलीय दर्पण का AOB भाग, AOB भाग जो है उसको द्वारक बोलते हैं। दूसरा क्या आया, ध्रुव। ध्रुव की बात करें तो AOB भाग आया था ना अपना द्वारक, तो द्वारक का मध्य बिंदु क्या है, O, तो द्वारक के मध्य बिंदु O को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तीसरी बात यहाँ पर आपने देखी कि भाई कोई भी गोलीय दर्पण होता है उसको जब अपन आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने के बाद क्या हो जाता है, किसी गोले का निर्माण होता है। जैसे गोले का निर्माण होगा तो गोले का कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा, नहीं होगा बताओ, केंद्र होगा कोई ना कोई, तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं अपन, वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। इसके पश्चात यदि अपन बात करें, इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो भाई देखिए वक्रता केंद्र के बाद में अपना आया था वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ओ था अपना ये वक्रता, सी था ना, सी से और ओ के बीच की जो दूरी है ना उसको क्या बोलेंगे अपन, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी, इसके बाद में आते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होगा, वक्रता केंद्र और ओ इन दोनों के मध्य की जो पॉइंट आता है ना उसको बोलते हैं अपन फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है, मान लेते हैं फोकस बिंदु है, ये है आपकी P है फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु से यहाँ पर अपन ने ऐप माना है, ऐप भी मान लो इसको, जैसे बड़ा ऐप मान लो, तो इन दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल ऐप मान लेना, कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो अपन क्या मानेंगे भाई, आपकी फोकस बिंदु जो है, फोकस बिंदु से और O इन दोनों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखो इनके अंदर कुछ बातें हैं, कुछ चीजें जो हैं अपन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उनके अंदर भी यूज लेते हैं। उनको बोलते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी। किस चीज का यूज करते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये होती है कि वो कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको ये बताती है कि दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, किस प्रकार से अपन दूरियां लेते हैं। तो देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कोई आपका दर्पण है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, तो सभी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। पहली बात तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। वस्तु को अपन यहाँ पर रखते हैं, जो वस्तु की जो दूरी है उसको अपन सदैव धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जैसे जैसे अपन आंकिक क्वेश्चंस करते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, अपन उसी प्रकार से आंकिक क्वेश्चंस के साथ इनको समझेंगे। लेकिन सामान्य बात मैं बता देता हूँ आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी की, कि क्वेश्चंस के साथ इसको समझना बड़ा आसान होता है, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है उनमें अपन चिन्ह है उनको आपको रटने नहीं है। आप चिन्ह की को कब यू को प्लस लेना है, कब यू को माइनस लेना है, तो अपन क्वेश्चंस के साथ इनको डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट बात कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, कि दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं सभी दूरियां। देखिए इनके अंदर अपन ने जो पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, इनके अलावा जो है अपने जो है कुछ आंकिक क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आंकिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है उनमें कई बार आपके सिलेबस के अंदर ये पूछा गया है कि भाई वक्रता केंद्र के कारण क्या बनती है, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध जो है उनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या होती है r बराबर 2f होता है। इसको अपन प्रूव भी करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे कि r बराबर 2f कैसे होता है। पहले अपन समझते हैं r आपका होता है वक्रता त्रिज्या, f क्या होती है आपकी
फोक्स दूरी, ये आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। r बराबर 2f होता है। यदि आपको r की वैल्यू दी हुई हो तो आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ये भी पूछ लेता है कि r और f पे क्या संबंध होता है, तो r बराबर क्या होता है 2f होता है। अपन ने ये डिस्कशन किया है कि r बराबर 2f होता है। इसके बाद में अपन इसी का कल अपन देखेंगे डेरिवेशन कि r बराबर 2f किस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है, और इससे संबंधित कुछ आंकिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भौतिक विज्ञान की लगातार कक्षाएं यहाँ पर लेने के लिए कक्षा 12 से संबंधित हर एक चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोक्स दूरी में अपने को संबंध किस प्रकार से प्राप्त होता है। धन्यवाद।